हेलो गाइस, आज हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेकर हम उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग फील्ड्स पर डेल ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद एक बार फिर से उस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करके उनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो डेल ऑपरेटर को अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं: ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इनसे जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा उस पर हम दोबारा से इन डेल ऑपरेटर को तीनों तरह से यूज कर सकते हैं और उससे हमें एट मैक्स 9 तरह के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम डाइवर्जेंस, कर्ल या फिर ग्रेडियंट को अप्लाई करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक तरह का फील्ड मिलता है, या तो वो वेक्टर होगा या तो एक स्केलर फील्ड होगा। और उस पर हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल चूंकि अपने आप में ही स्पेसिफिक ढंग से अप्लाई किया जा सकते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स पे, वेक्टर फील्ड्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं और कुछ सिर्फ और सिर्फ स्केलर फील्ड्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं, तो हमें 9 के 9 यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। हमें टोटल 5 ढंग के यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है कि हम ग्रेडियंट को लें और उसके बाद उसके ऊपर कुछ और अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम किसी स्केलर फील्ड पे ग्रेडियंट ले सकते हैं और स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट लेने के बाद हमें एक वेक्टर फील्ड मिलता है, तो या तो हम इसका डाइवर्जेंस ले सकते हैं या तो कर ले सकते हैं, हम लोग इसका ग्रेडियंट नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम डाइवर्जेंस को देखें तो जब भी हम किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमें एक स्केलर फील्ड मिलता है। अब सिर्फ और सिर्फ इसका हम ग्रेडियंट ले सकते हैं। अगर हम कर्ल को देखें तो कर्ल एक वेक्टर फील्ड पे अप्लाई किया जा सकता है और उससे हमें एक वेक्टर फील्ड मिलता है। इस पे हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ध्यान से देखेंगे, जिनमें सबसे पहला होता है लप्लासियन, जो कि और कुछ नहीं बल्कि डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ही होता है। यानी कि हम लोग किसी भी स्केलर फील्ड के लिए लिख सकते हैं कि जो लप्लासियन है वो उसके ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्योंकि लप्लासियन में हम डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हम ग्रेडियंट लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्केलर फील्ड्स का लिया जा सकता है, इसका मतलब लप्लासियन को सिर्फ और सिर्फ स्केलर फील्ड्स का अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद ग्रेडियंट लेने के बाद हमें एक वेक्टर फील्ड मिलेगा और उसका दोबारा से डाइवर्जेंस लेने पर हमें एक स्केलर फील्ड मिलेगा। यानी कि लप्लासियन लास्ट में हमें स्केलर फील्ड देगा। इसका मतलब है लप्लासियन एक स्केलर फील्ड पे अप्लाई किया जाता है और लास्ट में हमें दोबारा से एक स्केलर फील्ड ही देता है। अगर हम इसके एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करें तो हमें कुछ ये मिलेगा। फाइनली लैप्लासियन के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जब भी हम किसी स्केलर फील्ड का लैप्लासियन लेते हैं तो वो उसके लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम बस सिंपली उसका एक्स, वाई एंड जेड का इस फाइनल एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हमें किसी स्केलर फील्ड का लैप्लासियन लेना होता है तो सिंपली हम उसका एक्स, वाई एंड जेड इन तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं और उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें बेसिकली लैप्लासियन मिल जाएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट। हम ध्यान से देखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इसे स्केलर फील्ड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये हम इसमें सबसे पहले हम ग्रेडियंट लेते हैं जिससे हमें एक वेक्टर फील्ड मिलेगा और फिर दोबारा कर लेने से हमें एक वेक्टर फील्ड मिलेगा। आइए हम एक स्केलर फील्ड पे से अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करें तो हमें ये मिलेगा। हमारे कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि पार्शियल
डेरिवेटिव का ऑर्डर आपस में एक्सचेंजेबल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट्स के दोनों ही टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से वाई कंपोनेंट के भी दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड जेड कंपोनेंट के भी दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें नेट रिजल्टेंट जीरो वेक्टर मिलेगा। जिसका कि मतलब है कि किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है। बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आइए इसे देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्केलर फील्ड है जिसे हम इस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसके ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हम उसके कर्ल को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि कोई एक पॉइंट है स्पेस में जहां पर कि हमारा जो ग्रेडियंट का कर्ल है वो नॉन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉजिटिव, वो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी, हम मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। इसका मतलब है क्योंकि कर्ल हमारे रोटेशन को कैप्चर करता है, इसका मतलब इस पॉइंट के आसपास इस वाले में एक रोटेशन हो रहा होगा, जिसका कि मतलब है कि इसके आसपास वेक्टर्स कुछ इस तरह के दिख रहे होंगे। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो ये खुद एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट है और इसके वेक्टर्स डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमल चेंज की ओर पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर सेम इसी पाथ पे अगर हम इस जगह पर चले और इस जगह पे चले तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे इस लूप के अलोंग तो हमें पता चलेगा कि हर बार चूंकि हम ग्रेडियंट के अलोंग ही मूव कर रहे हैं देन इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। और सपोज दैट हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और दोबारा घूम कर इस पॉइंट पे लौट रहे हैं, देन हमें इनिशियल वैल्यू से एक ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन वही काम अगर हम इस ओरिजिनल फील्ड के साथ करेंगे, अगर हम घूम के दोबारा वहीं लौटेंगे देन हमें तो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी ना, वो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब है ये चीज़ कि स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट का कर्ल पॉजिटिव हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर जाएगा देन हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। दैट इज वाई हमेशा ग्रेडियंट का कर्ल जीरो होता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कर्ल का डाइवर्जेंस। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम इसे किसी वेक्टर फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में हमें एक स्केलर फील्ड मिलेगा। आइए हम इसे एक्सपैंड करते हैं। अगर यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स दोबारा से एक्सचेंजेबल हो, जो कि ज़्यादा कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए होता है, देन हम एक बहुत अच्छा कैंसिलेशन देखेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड थर्ड एंड सिक्स टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें रिजल्टेंट जीरो मिलेगा। जिसका कि मतलब है कि किसी फील्ड के लिए उसके कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है। बट इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, अब हम इस चीज को देखेंगे। मान लेते हैं इस जगह पर हम लोग ओरिजिनल वेक्टर फील्ड, यहाँ पर उसके कर्ल और यहाँ पर उसके कर्ल के डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इस फील्ड के कर्ल का डाइवर्जेंस किसी जगह पर नॉन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं इस पॉइंट पर। देन इसका मतलब है कि इस फील्ड में एक सोर्स मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पर से सारे वेक्टर्स दूर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये अपने आप में कर्ल है, इसका मतलब है इस पॉइंट के इस जगह पर एक रोटेशन है, इस जगह पे भी एक रोटेशन है, इस जगह पे भी एक रोटेशन है और इस जगह में भी एक रोटेशन है। अब हम इसे ध्यान से इस जगह पे ऑब्जर्व करते हैं।
इसका मतलब है कि ओरिजिनल फील्ड में इस पॉइंट से ठीक ऊपर कुछ इस ढंग का रोटेशन होगा और इसके जस्ट नीचे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट रोटेशन होगा। अगर इसे हम ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर हम ध्यान से इस वाली साइड को देखेंगे तो हमें एक बात ऑब्जर्व होगी। यहाँ पर एक तरफ से वेक्टर इस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है और एक तरफ से वेक्टर्स इस डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक इस ढंग का रोटेशन प्रोड्यूस होगा। अगर हम राइट हैंड थंब का रूल का यूज करेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए होता है और चूंकि कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, देन यहाँ पर जो हमारा कर्ल होगा वो इनवर्ट पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब है इस पॉइंट की ओर इधर एक इनवर्ट पॉइंट करने वाला वेक्टर होगा। बट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ये एक डाइवर्जेंस है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस वाला पॉइंट है। क्योंकि अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस वाला पॉइंट होगा देन वहां पे वेक्टर सभी तरह से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो पॉइंट कर रहे होंगे। बट यहाँ पर अगर ये बात सही है देन इसके कारण से हमारे पास जितने वेक्टर्स बाहर की ओर पॉइंट करने वाले होंगे उतने ही अंदर की ओर पॉइंट करने वाले वेक्टर्स होंगे, जिसका मतलब है नेट डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स दैट इज वाई हमें किसी भी वेक्टर फील्ड के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो मिलेगा। अब तक हम लोग ने फील्ड्स में आने वाले चेंजेस को कैलकुलेट करने का तरीका देखा और इसके लिए हम लोग ने डेल ऑपरेटर को डिफाइन किया जो कि बिल्कुल डेरिवेटिव के लिए के तरह एनालॉगस था। अब हम लोग इंटीग्रेशन को देखेंगे। जब हम लोग नॉर्मल फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्योंकि वो रियल नंबर से रियल नंबर पे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के ऊपर इंटीग्रल के बारे में बात कर सकते हैं। बट जब हम लोग फील्ड्स के ऊपर बात करते हैं जो R3 यानी कि स्पेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इस कारण से हम लोग उस पर अलग अलग ढंग के इंटीग्रल्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाले किसी कर्व के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं या फिर किसी सरफेस के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हम वॉल्यूम के ऊपर भी इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट इंटीग्रल्स होते हैं फील्ड्स के लिए। इनमें से सबसे पहला है लाइन इंटीग्रल। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर फील्ड v है। हम इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर एक पाथ बना सकते हैं और इस पाथ पे हम इस वेक्टर फील्ड का एक इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं जो कि होगा v वेक्टर डॉट dl वेक्टर का इंटीग्रल। यहां पे dl वेक्टर पाथ के टेंजेंट के अलोंग का एक वेक्टर है जो कि उसके एक स्मॉल एलिमेंट का हिस्सा है। इसे हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर a एंड b वेक्टर है उसके मदद से इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारा ये पाथ क्लोज हो जाता है दैट मीन्स इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही आपस में सेम हो जाता है, देन हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं और उसे कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल। मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर फील्ड v है और इसमें हमारे पास एक सरफेस s है। इन दैट कंडीशन हम इसके एक छोटे से एलिमेंट dA को कंसीडर कर सकते हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर dA वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसी पॉइंट पे वेक्टर फील्ड v की वैल्यू v है, इन दैट कंडीशन हम लोग सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं एज v वेक्टर डॉट dA वेक्टर और इसका इंटीग्रल। अगर हमारा यहाँ पे सरफेस जो है वो भी एक क्लोज सरफेस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, इन दैट कंडीशन हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रल को भी डिफाइन कर सकते हैं और हम लोग उसे कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है वॉल्यूम इंटीग्रल। मान लीजिए हमारे पास एक स्केलर फील्ड t है यानी इसके हर एक पॉइंट पर एक स्पेसिफिक स्केलर वैल्यू होगी और इसमें हमारे पास एक वॉल्यूम है v और इसका एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं जिसे हम डी टाउ कह रहे हैं। यहां पर हम लोग डी टाउ इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वॉल्यूम और पोटेंशियल दोनों का ही सिंबल v है जो आगे चल के कंफ्यूजिंग हो सकता है। नाउ इस स्केलर फील्ड t पर हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को डिफाइन कर सकते हैं एज t डॉट
डी टाउ एंड इसका इंटीग्रल। आज हम लोग ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया, उनमें से इंपॉर्टेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया और उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखा। इसके अलावा हम लोग ने इंटीग्रल्स को भी देखा, जिनमें हम लोग ने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल को देखा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फॉर फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे।